चैप्टर 2239 हिडन किंग। बिंग लिहुया की पुतलियां लगातार फैलती जा रही थी। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था और उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। एरो रिवर्सल। मौजूदा हालात में सभी हमलों को एक्यूरेटली डिफ्लेक्ट करना नामुमकिन था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसे अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करनी ही पड़ी। यहां से निकल जाओ, सब के सब। बिंग लिहुया गरजी और अचानक अपनी एबिलिटी चला दी। काउंटर अटैक खामोशी से लॉन्च हुआ, जैसे मानो दुनिया के रूल्स ही बदल दिए गए हों। जब दर्जनों कलरफुल ब्लैक लाइट्स उसकी ओर दौड़ी, तो वो हवा में फूलों की तरह खिल उठीं और फिर एक केओटिक लाइट रेन में बदल गई, जैसे किसी मीटियोर शावर की बौछार हो रही हो। उसका कोई पैटर्न नहीं था, हर तरफ बिखर रहा था। नतीजा यह हुआ कि कई एनर्जी टॉरेंट्स सीधे बिंग लिहुया की ओर भी बढ़ाए। बिंग लिहुया चिल्लाई और चैटरिंग थॉट्स एबिलिटी एक्टिवेट की, जिससे उसके सामने एक वाइड एरिया टेलीकिनेटिक बैरियर खड़ा हो गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, भारी धमाकों की गूंज उठी और केओटिक एनर्जी फ्लोज उसकी मेंटल शील्ड से टकराकर जोरों से कांपने लगे। बिंग लिहुया हाफ रही थी। उसका सिर फटने जैसा दर्द कर रहा था। इस वक्त वो अब एक्यूरेट कैलकुलेशंस करने में सक्षम नहीं थी। ये देखते ही डा विंसी और ब्रायन दोनों के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। जारी रखो। ब्रायन दांत निकालकर हंसा, अपने हमले और तेज कर दिए। उसने हर दिशा से ग्रेविटी, या यूं कहें ग्रेविटेशनल फोर्स, लगाना शुरू किया ताकि बिंग लिहुया के टेलीकिनेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सके। हालांकि ग्रेविटी सीधा टेलीकिनेटिक फील्ड को तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन बैरियर कमजोर होते ही बिंग लिहुया का शरीर खिंचकर उधर चला जाएगा, और जैसे ही उसका बॉडी अनस्टेबल हुआ, प्रोफेसर डा विंसी का वेक्टर कैनन वार करेगा। उसके बाद अंतहीन वेक्टर टॉरेंट बरसेगा। अब बिंग लिहुया पूरी तरह एक्यूरेट कैलकुलेशन खो चुकी थी। उसके तीर बेतरतीब दिशा में छूट रहे थे और वो बस बेसिक टेलीकिनेटिक बैरियर पर भरोसा कर सकती थी ताकि डेटोनेटेड वेक्टर टॉरेंट को रोक सके। ऐसे में उसका एडवांटेज पूरी तरह गायब हो गया। लगातार टकराव में उसकी कमजोरियां सामने आने लगी। इस तरह चलता रहा तो सूनर और लेटर ब्रायन और डा विंसी उसे घिस देंगे, लेकिन फिर भी बिंग लिहुया को मार पाना बेहद मुश्किल था। आखिरकार एक व्हाइट बिशप लेवल म्यूटेंट जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 35,000 हो, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। असल में अगर वो चाहती तो अभी भी भाग सकती थी। डा विंसी और ब्रायन उसे रोकने का कोई अच्छा तरीका नहीं ढूंढ पाते, लेकिन बिंग लिहुया भाग नहीं सकती थी। डा विंसी और ब्रायन भी जल्दी में नहीं थे। बिंग लिहुया को कोई रीइंफोर्समेंट मिलने वाला नहीं था। इसी वक्त महल में यांग जिंगसिन, लाइंग युए और बैम पहुंच चुके थे। सेंट्रल सिटी एरिया, इंपीरियल पैलेस। यांग जिंगसिन, लाइंग युए और बैम चौड़ी सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। वो एवेन्यू बेहद विशाल थी, 100 मीटर से भी चौड़ी। इंसानों की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि लिजर्डमैन के लिए भी ये इतनी बड़ी थी कि दर्जनों गाड़ियां साथ साथ दौड़ सकती थी। सेंट्रल सिटी एरिया में कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लाइव एम्यूनिशन से लैस सैनिकों ने सब कुछ ब्लॉक कर रखा था। यांग जिंगसिन ने सिर उठाया। उसने भी काला आर्मोर पहना था, जो झंगी के डीमन आर्मोर से एक स्तर नीचे था, लेकिन अपर डीमन गॉड के मच्छ मटीरियल से बना हुआ था। पारदर्शी ब्लाइंडफोल्ड से साफ दिख रहा था कि पूरे महल का बाहरी हिस्सा एक शक्तिशाली एनर्जी शील्ड से ढका हुआ है। यांग जिंगसिन के होठों पर मुस्कान आई। उसे पहले से पता था और वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। लाइंग युए और बैम हथियार संभाले उसके दोनों ओर डोर गॉड्स की तरह खड़े थे। यांग जिंगसिन ने दोनों को इशारा किया, थोड़ा दूर रहो, मेरे बहुत करीब मत आओ। लाइंग युए ने सिर हिलाकर हामी भरी। हालांकि बैम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो भी कुछ दूरी पर हट गया। यांग जिंगसिन ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए और ऊपर उठाए। उसकी आंखों में डार्क लाइट चमकी, मानो तपता हुआ सूरज अचानक सोलर एक्लिप्स से गुजर रहा हो, अंधकारमय
लेकिन अजीब तरह से जगमगाता हुआ। आओ बाहर, फॉलन पपेट। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, उसके शरीर से अंतहीन काला धुआं निकलकर आकाश की ओर फैल गया। पूरा इलाका एक भयावह ऑरा से ढक गया। लाइंग युए और बैम दोनों की आंखें फैल गई। उन्हें दिल की गहराइयों तक खतरे का एहसास हुआ। यहां तक कि इप्सिलॉन लेवल वाले भी आने वाले भयावह अस्तित्व से सहज रूप से डरने लगे। हालांकि उन्हें पता था कि यांग जिंगसिन का उन पर हत्या का इरादा नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वो कोई देवता हो जो सभी जीवों को बराबरी से देखती हो। काले बादल उसकी लहराती लंबी बालों के साथ उठे और आकाश में एक विशाल बादल में बदल गए। अचानक उन डार्क क्लाउड से एक जोड़ी बड़ी जेड जैसी सफेद हथेलियां बाहर निकली, जिनकी उंगलियों में बारीक काले रेशमी धागे लिपटे हुए थे। उन धागों के अंत में टूटी फूटी मांस से बना एक विशाल फॉलन एंजल धीरे धीरे लटक गया। लाइंग युए को यांग जिंगसिन की एबिलिटीज अच्छे से पता थी। वो कई बार फॉलन पपेट देख चुकी थी, लेकिन इस बार वो राजा के फॉलन एंजल पपेट से भी ज्यादा असली लग रहा था। जैसे वो रूल्स की पाव से कॉन्डेंस नहीं, बल्कि कोई असली जीवित प्राणी हो। लाइंग युए का दिल बुरी तरह हिल गया। डेविल्स आई के वक्त से अब जिंगसिन की एबिलिटीज और भी मजबूत हो गई है। दुनिया का ज्यादातर ध्यान तियन सेरेटीम पर, झंग यी पर केंद्रित था। शायद किसी ने लू केरन, उस सुपर टेक्नोलॉजी स्टार को स्टडी किया हो। बाकी लोगों को बस टीम का हिस्सा समझा गया, लेकिन यांग जिंगसिन टीम की सबसे रहस्यमयी सदस्य थी, क्योंकि वो शायद ही कभी बैटल में उतरी हो। हालांकि एक राज था जो सिर्फ झंग यी और यांग जिंगसिन जानते थे। तियन्यू पैलेस के आखिरी स्तर पर 2 नाइट्स ने यांग जिंगसिन को चुना था। मतलब टैलेंट की बात करें तो वो झंग यी से भी आगे थी। बस उसकी दिलचस्पी नहीं थी, वरना उसकी इंटेलिजेंस और टैलेंट से उसे और शक्तिशाली बनना मुश्किल नहीं होता। क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट, यांग जिंगसिन एक रूल बेस्ड एबिलिटी यूजर, जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 32,000 पॉइंट्स थी। फॉलन पपेट यांग जिंगसिन के पीछे खड़ा था। उसका सिर टूटी फूटी लाशों से बना था, जिस पर कोई भाव नहीं था। यांग जिंगसिन ने अपने हाथ उठाए और आकाश में जेड जैसी सफेद हथेलियों ने धागों को खींचा, जिससे फॉलन पपेट का शरीर सख्ती से हिलने लगा। एक बेहद विशाल काला लॉन्गबो फॉलन एंजल पपेट के हाथों में आ गया। यांग जिंगसिन ने धनुष खींचने का इशारा किया और फॉलन पपेट ने भी काला लॉन्गबो जोर से खींचा। कचाकच धनुष की डोरी खींचने की आवाज गूंजी और डार्क गोल्डन एनर्जी उस लॉन्गबो पर जमा होने लगी। डिजायर की भारी मात्रा रूल्स की शक्ति में बदल गई, जो सूरज और चांद को घेरे सितारों की तरह बिखर रही थी। बो ऑफ जजमेंट, एरो ऑफ द हेर्स्कर, ये मटीरियल वर्ल्ड के रूल्स बदलने की भयावह शक्ति रखते थे। फॉलन पपेट की उंगलियां तुरंत ढीली हुई और खिंची हुई बोस्ट्रिंग ने आकाश की ओर अनंत रूल्स की शक्ति छोड़ दी। डार्क गोल्डन एरो ने एक परफेक्ट आर्क खींचा और सीधा महल की ओर बढ़ा। चैप्टर 2240, गोल्डन रेन। आसमान के ऊपर डार्क गोल्डन एरो अचानक बिखर गया और एक ही तीर पलक झपकते ही अनगिनत डार्क गोल्डन लाइट की बारिश में बदल गया। सैकड़ों, हजारों, अरबों, एक तीर से 1 सेकंड से भी कम वक्त में वो अरबों में बदल गया। इंपीरियल कैपिटल के इंपीरियल गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत सतर्क हो गए और हर सैनिक के कानों में एक जोरदार चीख गूंज उठी। दुश्मन का हमला। हर तरफ हथियार उठे और पल भर में महल के आसपास का पूरा इलाका खून की प्यास से भरी मर्डरस ऑरा से भर गया। बेशुमार गोल्डन एरो रेन का सामना करते हुए सब पूरी चौकसी में खड़े हो गए। महल के दरवाजे के सामने एक टाइटन जैसा विशालकाय खड़ा था, जिसने डार्क सिल्वर हेवी मैकेनिकल आर्मोर पहना हुआ था। इंपीरियल गार्ड्स का कमांडर बोची दोनों हाथों में एक अजीब सी बड़ी तलवार थामे महल के गेट के सामने डोर गॉड की तरह खड़ा था। वो डार्क ब्लू लॉन्ग स्वॉर्ड उसके शरीर जितनी लंबी थी। वो इंसानों की तलवार की तरह एक सिरे पर हैंडल वाली नहीं थी,
बल्कि उसका हैंडल बीच में था और बाहर की ओर क्रेसेंट शेप की ब्लेड फैली थी। इन गोल्डन एरो रेंज के सामने, जिनका सोर्स कोई नहीं जानता था, उसने अपना मन स्थिर किया और छलांग लगाकर महल के ऊपर पहुंच गया, ये सोचकर कि वो अपने शरीर से इन हमलों को रोक लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, महल में मौजूद रॉयल फैमिली और नोबल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हेर्स्कर का एरो जब महल की रक्षा करने वाले एनर्जी शील्ड से टकराया तो उसे कोई रोक नहीं मिली। वो सीधे शील्ड को भेद कर भीतर चला गया। कोई एनर्जी कोलिशन नहीं हुआ, मानो वो हवा के आर पार निकल गया हो। ये नजारा इंपीरियल गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के सभी सैनिकों को हैरान कर गया। उन्होंने ऐसा अजीब हमला पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उनकी ये पल भर की झिझक भारी परिणाम लेकर आई। हेर्स्कर का एरो तेजी से पैराबोलिक कर्व बनाते हुए नीचे उतरा और अरबों डार्क गोल्डन एरोज की बारिश चारों ओर बरसने लगी। कई सैनिकों के पास प्रतिक्रिया का वक्त ही नहीं था और वो सीधे इन एरोज से टकरा गए। कुछ सैनिकों ने तुरंत हथियार उठाकर तीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे लेजर वेपन्स हो या कोल्ड वेपन्स, कोई भी डार्क गोल्डन एरोज को नष्ट नहीं कर पाया। वो मानो हवा की तरह थे। नहीं, हवा में भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हेर्स्कर का एरो पूरी तरह इल्यूजरी था, टेलीकिनेसिस से भी ज्यादा मायावी। गोल्डन एरोज ने बड़ी संख्या में सैनिकों को भेद दिया। पहले वो बेहद डर गए, लेकिन जल्द ही उनका डर हैरानी में बदल गया, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये तीर उनके शरीर में घुसने के बाद उनके आर्मोर को तोड़ते भी नहीं, बल्कि उनके शरीर के साथ मर्ज हो जाते हैं। कोई दर्द नहीं, आर्मोर भी उनकी बॉडी के साथ तालमेल में वाइटल साइंस दिखा रहा था। सब कुछ सामान्य। आखिर ये क्या है? कई सैनिकों के चेहरे उलझन से भर गए। इंपीरियल गार्ड्स का कमांडर बोची तुरंत समझ गया। ऊपर से बरसती डार्क गोल्डन रेन को देखकर उसने अपनी क्रेसेंट शेप्ड स्वॉर्ड जोर से घुमाई और गहरा नीला स्वॉर्ड लाइट पूरे आकाश को चीरने की तरह ऊपर उठा। लेकिन जिन एरोज को उसने छुआ वो जरा भी प्रभावित नहीं हुए और उसी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ते रहे। क्या ये रूल बेस्ड एबिलिटीज वाले एरोज हैं? बोची ने तुरंत अंदाजा लगा लिया और पीछे हट गया ताकि कोई एरो उसे छू भी न सके। सेंट्रल सिटी में बिंग लिहुया के बाद बोची ही दूसरा सबसे शक्तिशाली मास्टर था। उसकी रिएक्शन स्पीड इतनी तेज थी कि ये एरोज उसे छू नहीं सकते थे। उसने तुरंत सबको चेतावनी दी, इन एरोज के पीछे कोई रूल्स की शक्ति है। इन्हें तोड़ने या रोकने की कोशिश मत करो, इनसे बचो। एरो रेन की स्पीड बहुत तेज नहीं थी और एरो की स्पीड हमेशा से यांग जिंगसिन की वीकनेस रही थी। लेकिन यांग जिंगसिन को यह कभी परेशानी नहीं लगी, बल्कि उसे खुशी होती थी, क्योंकि अगर वो बहुत इनविंसिबल होती तो उसे बोरियत होती। उसे असली मजा तब आता था जब वो अपने दिमाग और रूथलेस आईक्यू से दुश्मन को रौंद सके। जैसे कि अभी आसमान से गिरती एरो रेन की गति धीमी थी, लेकिन उनकी तादाद बहुत थी। हजारों इंपीरियल गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस महल के चारों ओर इकट्ठा थे और इतने घने जमावड़े में बच निकलना बेहद मुश्किल था। भीड़ की वजह से वो एक दूसरे को बाधित कर रहे थे और तभी घनी बारिश की तरह तीर गिरे और बड़ी संख्या में सैनिक सीधे हेर्स्कर के एरोज से टकरा गए। ना दर्द हुआ, ना मौत, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये एरोज न केवल बाहर खड़े सैनिकों को छू रहे थे, बल्कि सीधा महल को भेद कर भीतर भी चले गए। पैलेस के अंदर सर्वेंट्स, मेड्स और रॉयल फैमिली के कई सदस्यों को भी उन्होंने भेद दिया। यहां तक कि मीटिंग रूम, जहां एम्परर सी ये कई मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहा था, वहां भी एरोज पहुंच गए और ऊंचे पदों वाले अधिकारी जमीन पर गिर पड़े। कई लोग अपनी कुर्सियां लात मारकर गिरा बैठे और डर के मारे नीचे गिर गए। जब मौत सामने दिखती है तो इंसान सहज रूप से डरता ही है। सीई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दुश्मन का हमला इतनी जल्दी पैलेस तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही कुछ तीर उसकी ओर बढ़े, उसने अचानक चौंकाने वाली एजिलिटी दिखाई
और थ्रोन से उछलकर एक और पलट गया, तीरों से बचते हुए। वुलियन एम्पायर की रॉयल फैमिली का हिस्सा होने के नाते सीई सिर्फ राजनीति में ही माहिर नहीं था। भले ही उसकी एबिलिटी इंडेक्स 5वें स्तर यानी इप्सिलॉन तक नहीं पहुंची थी, लेकिन बचपन से ही रॉयल फैमिली अपने हर उत्तराधिकारी को सख्त ट्रेनिंग देती थी, जिसमें कॉम्बैट ट्रेनिंग भी शामिल थी। इसीलिए सीई खुद भी टॉप लेवल डेल्टा एलियन की कॉम्बैट स्किल रखता था। हाई लेवल कॉन्फ्रेंस रूम में मची अफरातफरी देखकर सीई की आंखों में दर्द और बेबसी भर गई। वुलियन एम्पायर सदियों से मौजूद था और अनगिनत संकट देख चुका था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके शासनकाल में ऐसा होगा। उसने अपने बाएं हाथ की अंगूठी को सहलाया, लेकिन अभी किसी डिस्ट्रक्टिव म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन प्लान को एक्टिवेट करने की जल्दी नहीं की। उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। मार्शल झेंग लो अब भी लड़ रहा था, और वुलियन एम्पायर का एम्परर इतना आसान नहीं था कि कोई उसे यूं ही हरा दे। सोच लो मत कि रॉयल फैमिली इतनी आसानी से डर जाएगी। सीई ने तीरों से स्किलफुली बचते हुए डर से चीख रहे मंत्रियों की ओर ध्यान नहीं दिया। वो गार्ड्स की सुरक्षा में मीटिंग रूम छोड़कर पैलेस की गहराइयों की ओर बढ़ गया। इस समय इंपीरियल गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने यांग जिंगसन और उसके साथियों को देख लिया था। असल में शुरुआत से ही उन्होंने अपनी मौजूदगी छुपाई ही नहीं थी। बोची ने दोनों हाथों में क्रेसेंट ब्लेड्स कसकर थामे, नफरत से भरी आंखों से घूरते हुए ठंडी आवाज में आदेश दिया, सबको खत्म कर दो। हजारों सैनिक दहाड़ उठे और अपने लेजर वेपन्स तान दिए। महल के चारों ओर विशाल मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स और कॉम्बैट स्पेसशिप्स एक एक कर उभर आए, और पल भर में एक अटूट डिफेंस लाइन खड़ी हो गई। चैप्टर 2241 वन एरो डिस्ट्रॉयज द इंपीरियल सिटी। तीनों की डायरेक्शन में घना लेजर रेन बरस पड़ा। यांग एक्साइन बिना हिले खड़ी रही। साउथ वेस्ट रीजन की स्नो मैत्रे बैम ने अपनी कमर से एक लंबा एलॉय विप निकाला और आगे बढ़ गई। उसने हल्की सांस छोड़ी और उसके मुंह से ठंडी सफेद धुंध निकली। ये धुंध, जो देखने में बिल्कुल हार्मलेस लग रही थी, पल भर में पूरे स्ट्रीट में फैल गई और सब कुछ फ्रीज हो गया। बैम के शरीर पर भी मोटी फ्रोस्ट की परत चढ़ गई और उसके घने जैसे बाल पूरी तरह सफेद हो गए। उसने हाथ में पकड़ी लंबी विप को घुमाना शुरू किया और जल्द ही एक रैगिंग आइस एंड स्नो स्टॉर्म बन गई। इंपीरियल आर्मी के लेजर स्टॉर्म उस ह्यूज स्नो स्टॉर्म में घुसकर बिखर गए। कोई भी उसे भेद नहीं पाया। बुंची इस नजारे से हैरान नहीं हुआ, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया। जो भी यहां तक रास्ता काट कर पहुंचा था, वो निश्चित ही 5th लेवल लाइफ फॉर्म की ताकत रखता था। मिलिट्री से खबर पहले ही मिल चुकी थी। इंपीरियल कैपिटल पर पावरफुल इन्वेडर्स का हमला हो रहा है। बंची को यकीन हो गया कि पैलेस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कंटिन्यू, उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया। तुरंत ही मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स और कॉम्बैट स्पेसक्राफ्ट के मेन कैनन्स एक्टिवेट हो गए और कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी कैनन्स बैम की तरफ बरसने लगे। बैम ने ठंडी हंसी छोड़ी और अपनी विप को जोर से घुमाया। हवा की गड़गड़ाहट मानो देवताओं की दहाड़ जैसी गूंजी। फिर एक 10 किलोमीटर का बर्फीला तूफान इंपीरियल गार्ड्स की फॉर्मेशन की ओर बढ़ गया। हाई लेवल एलियंस के सामने व्हाइट चैरियट लेवल के वॉरियर्स भी देवताओं जैसे लगते हैं। इस दुनिया में बहुत कम वेपन्स हैं जो सच में उनकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं। वुलियन एम्पायर के हाईटेक वेपन्स भी इस काम के नहीं थे। वो स्टॉर्म सीधा इंपीरियल आर्मी और उनके टेरिफाइंग वेपन्स को निगल गया। यहां तक कि विशाल मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स भी अर्थवॉर्म की तरह उड़कर गिर पड़े। बंची गुस्से में दहाड़ा, जो भी वुलियन एम्पायर की राजधानी पर हमला करेगा उसकी मौत तय है। वो आसमान से उतरा, उसके हाथों में क्रेसेंट ब्लेड भयंकर नीली चमक छोड़ते हुए गिरा और बैम के आइस स्टॉर्म को एक ही वार में 2 हिस्सों में बांट दिया। बैम के चेहरे पर अनचाहा फ्रस्ट्रेशन छा गया, लेकिन उसी वक्त यांग एक्साइन ने उसका मोटा हाथ थाम लिया। इस आदमी को टीचर लाइन के हवाले करो। उसकी आवाज शांत थी। बैम को अंडरटेकर की हिदायतें याद आई और उसने तुरंत अपने फाइटिंग स्पिरिट को दबाया
सिर हिलाया और पीछे हट गया। इंपीरियल गार्ड का कमांडर बंगची, जिसे इमॉर्टल शील्ड वॉल कहा जाता है। टीचर लाइंग, ये दीवार तोड़ने का काम तुम्हारा है, यांग एक्साइन ने हल्के से कहा। सब कुछ पहले से कैलकुलेट किया गया था। बैंगम का काम था इंपीरियल गार्ड्स और मैकेनिकल आर्मी को रोकना, जबकि बंगची से लाइंग युए भिड़ेगी और यांग एक्साइन वो सबसे आगे बढ़कर लीड करेगी। कमांडर बंगची की एबिलिटी इंडेक्स थी 28,000 पॉइंट्स। एनहांसमेंट सिस्टम यूजर 9 हेवेंस मिस्टीरियस लेडी लाइंग युए की इंडेक्स थी 25,000 पॉइंट्स। एनहांसमेंट यूजर हमेशा की तरह लाइंग युए को अपने से ज्यादा ताकतवर अपोनेंट से लड़ना था, लेकिन यांग एक्साइन उसे मुश्किल में नहीं डाल रही थी। लाइंग युए की मार्शल आर्ट्स की महारत और लू केरन द्वारा दी गई एक्सोस्केलेटन आर्मोर उसे इंडेक्स गैप से कहीं आगे खड़ा करती थी। वो सिर्फ बराबरी नहीं करती, बल्कि कई गुना ज्यादा लीथल हो जाती थी। लाइंग युए ने हथियार बॉक्स से 2 कर्व्ड हुक्स निकाले। अपोनेंट की वेपन्स क्रेसेंट ब्लेड्स थे, तो उसने भी डुअल हुक्स चुने। फेयरवेल हुक, अ यूनिक वेपन जो दुश्मन के हथियार को लॉक कर सकता है, यहां तक कि उसे छीन भी सकता है। मार्शल आर्ट्स मास्टरी दिखाने के लिए परफेक्ट वेपन। बैम पीछे से पूरे इंपीरियल आर्मी को आइस स्टॉर्म से दबाए हुए था। लाइंग युए हुक्स हाथ में लिए धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी एनर्जी 3 गुना बढ़ रही थी। उसके शरीर से मार्शल आर्ट्स मास्टर का क्यूआई बहने लगा और एक स्पेशल फील्ड बन गया। सोल्जर्स कोशिश भी करते तो उसकी प्रोटेक्टिव क्यूआई बैरियर को भेद नहीं पाते। ये पावर सुपरनैचुरल एबिलिटीज से अलग थी, लेकिन उसकी जड़ वही टेलीकिनेसिस थी। मार्शल आर्टिस्ट्स मेडिटेशन से अपने भीतर लाइफ फोर्स यानी क्यूआई बनाते हैं और उस पर पूरी तरह कंट्रोल रखते हैं। लाइंग युए की नजर बंगची पर थी, पैलेस गेट के सामने खड़े इमॉर्टल शील्ड वॉल पर। यह साफ लड़ाई का न्योता था। बंगची ने उसकी मंशा को भापा और हल्की भौहें सिकोड़ी। उसका कर्तव्य पैलेस की रक्षा करना था, न कि किसी से पर्सनल ड्यूअल करना। लेकिन अब वो चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकता था। उसके सामने 3 इप्सिलॉन्स खड़े थे, जबकि उसकी तरफ सिर्फ एक इप्सिलॉन, वो खुद। बैंगम ने विप घुमाकर आकाश में एक भयंकर ब्लिजर्ड बनाया, जो पैलेस शील्ड से टकराया। विप 50 मीटर से ज्यादा लंबा खिंच गया और उसकी हर स्ट्राइक से एनर्जी की भयंकर लहरें उठीं। रियर गार्ड्स ये नजारा देखकर कांप गए। उनके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब तो लड़कर मरना ही किस्मत थी। लेकिन तभी दूसरा इप्सिलॉन, लाइंग युए, आगे बढ़ी। उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो काली छाया की तरह शील्ड की तरफ लपकी। फेयरवेल हुक्स का वार एक काले कर्टन वॉल की तरह शील्ड से टकराया। बूम! ब्लैक चैरियट लेवल का अटैक पावर। शील्ड हिंसक तरीके से कांप उठा। यांग एक्साइन अब भी चुपचाप खड़ी रही। उसके हाथ बगल में ढीले लटक रहे थे। वो इंतजार कर रही थी, क्योंकि वुलुयन एम्पायर की रॉयल फैमिली के पास निश्चित ही और बैकअप था। नहीं तो एम्परर सी यी अब तक पैलेस छोड़कर भाग चुका होता। ऊपर आसमान में लू केरन हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। कोई भाग नहीं सकता था। लाइंग युए और बैम लगातार शील्ड को तोड़ने में लगे रहे। इंपीरियल गार्ड्स की अटैक्स उनके सामने एक बूंद की तरह थी। कमांडर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शील्ड टूट जाएगा, एक जनरल ने बंगची से कहा। समस्या शील्ड की मजबूती नहीं थी। असली कारण था वुलुयन एम्पायर की पूरी एनर्जी सिस्टम। अधिकांश एनर्जी पहले ही झेंग लो द्वारा आयरन कर्टन ऑफ द स्काई में ड्रेन कर दी गई थी। उधर बरोइंग बीस्ट्स भी अंडरग्राउंड डैमेज कर रहे थे। नतीजा, पैलेस का एनर्जी शील्ड अब कोलैप्स के कगार पर था। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।